हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज से डिकोड प्लेटफॉर्म पे मैं डेली आपके सामने करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आऊँगी। ये जो सीरीज़ होगा वो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होगा, यानी कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके कुछ ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊँगी और उस आंसर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। देखा जाए तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका करंट से आप अपडेट होते चलोगे और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 26 अगस्त से संबंधित जो भी करंट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसके तहत आज हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया था। हमारा विकल्प देखिए क्या है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल। तो आंसर क्या है फ्रेंड, हमारा रूस। ठीक है फ्रेंड, आंसर बी है कि भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है। तो देखिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल प्रणाली को खरीदने का समझौता अक्टूबर 2019 में किया था, जो इस वर्ष के अंत तक भारत को मिलने जा रहा है। ठीक है, तो जो समझौता हमने 2019 में किया था उसको चर्चा करने का आज की डेट में कारण ये है कि जिस समझौते के तहत भारत ने रूस से S-400 खरीदा था, उसकी आपूर्ति इस वर्ष के अंत तक रूस के द्वारा कर दी जाएगी, यानी कि 2021 के अंत तक। चाइना लगातार रशिया पे दबाव बना रहा था कि जो रशिया है वो भारत को S-400 की आपूर्ति न करे। उसके दबाव के बावजूद भी रशिया ने भारत को इस वर्ष के अंत तक इस जो मिसाइल प्रणाली यानी कि S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति इस वर्ष के अंत तक कर देगा रशिया, ऐसा रशिया ने कहा, इसीलिए आज चर्चा में है। ये जमीन से हवा में मार करने वाली रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 के प्राप्त होने से भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि S-400 जो है वो ज़मीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, और जब ये भारतीय सेना में इसको शामिल किया जाएगा तो इससे हमारी जो सीमाओं की सुरक्षा है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, जो सीमाएं हैं भारत की और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनसे सुरक्षा के लिए भारत को लगातार जो है ऐसी मिसाइलों को खरीदना पड़ता है। रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका से, इजराइल से लगातार भारत ऐसी मिसाइलों की खरीद करता रहता है, जिसके साथ इसने रूस से S-400 मिसाइल खरीदा। और जब इसको सीमाओं पे लगाया जाएगा, जब सीमाओं पे तैनाती की जाएगी तो इससे हमारी सीमा सुरक्षा बढ़ेगी और जिससे कि क्या होगा, कोई भी जो हमला होने वाला है उसके खतरे को कम किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अन्य बातों की फ्रेंड बात करें तो किस तरीके से हमारी मारक क्षमता को बढ़ाएगा, किस तरीके से मजबूत करेगा इस मिसाइल की, यानी कि ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल सिस्टम की खासियत ये है कि अगर कोई देश आपको, चाहे वो एयरक्राफ्ट से, चाहे क्रूज मिसाइल से या फिर परमाणु मिसाइल से आप पे हमला कर रहा है, तो आप उसके हमले को पहले ही जान जाएंगे और लगभग 400 किलोमीटर दूरी पे ही उसके हमले को, उसकी मिसाइलों को उतने दूर पे ही S-400 नष्ट कर देगा, जिससे कि आपके ऊपर जो हमला होने वाला है वो टल जाएगा, उसके खतरे को खत्म कर देगा। कौन? S-400 मिसाइल। इससे आपकी मारक क्षमता मजबूत होगी। ठीक है, चूँकि इसके बारे में ये जो समझौता हुआ था वो देखा जाए, उसकी राशि को भी देख लेते हैं कि भारत ने $5.43 अरब या लगभग जो है करीब 40,000 करोड़ का ये समझौता था। इस 40,000 करोड़ के समझौते के तहत भारत लगभग 5 S-400 जो है मिसाइलें खरीद रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कितनी मिसाइलें खरीदा है भारत ने S-400, वो 5 S-400 खरीदा है। कितने जो समझौता है कितने का था, लगभग ये करीब 40,000 करोड़ का ये समझौता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किरु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सिंधु पर, झेलम पर, चिनाब पर या फिर नर्मदा पर? तो हमारा देखिए आंसर क्या हो गया फ्रेंड, हमारा आंसर है चिनाब नदी पर किरु जल विद्युत परियोजना स्थित है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। किरु जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है किरु जल विद्युत परियोजना, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, किस जिले में है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। इस परियोजना की बात कर लें फ्रेंड, तो इस परियोजना की जो आधारशिला रखी गई थी वो 3 फरवरी 2019 को रखी गई थी। तो फ्रेंड जब 3 फरवरी 2019 को रखी गई परियोजना की जो आधारशिला, उसकी चर्चा हम आज की डेट में इसलिए कर रहे हैं कि जिस परियोजना, जो ये किरु जल विद्युत परियोजना है, उसकी डिज़ाइन को लेकर के पाकिस्तान लगातार भारत पे आरोप लगा रहा है कि भारत जो है, जो सिंधु जल संधि किया गया था 1960 की, उसकी शर्तों की अवहेलना कर रहा है और इसकी डिज़ाइन को लेकर के लगातार आपत्ति दर्ज कर रहा है। कौन? पाकिस्तान। इसीलिए ये जो है परियोजना चर्चा में है।
इसकी क्षमता की बात करें इस परियोजना की, तो ये 624 मेगावाट की ये क्षमता वाली है परियोजना। सिंधु जल संधि 1960, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो फ्रेंड क्या था ये सिंधु जल संधि, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो ये जो समझौता हुआ था, ये जो संधि हुई थी 1960 में हुई थी, जिसे हम 1965 यानी कि 1961 में, इसको जनवरी 1961 में लागू किए थे। किसके किसके बीच हुई थी? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। किसकी मध्यस्थता से हुई थी? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का काम किया था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते को कराने में। उस समय 1960 में जो तत्कालीन भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था, और वहाँ के पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था। इस समझौते में क्या किया गया था? जो भारत से होते हुए जो 6 नदियाँ पाकिस्तान की जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, उन्हीं को बंटवारे को लेकर के ये समझौता किया गया था। जिसके अंतर्गत बात किया जाए, जो 3 जो पूर्वी नदियाँ हैं, जिनका नाम है रावी, व्यास, सतलज, उस पर पूरी तरीके से जो है अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। और 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, जिनका नाम है झेलम, चेनाब और सिंधु, उनके पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ। यानी कि जो बहाव भारत से पाकिस्तान की तरफ नदियां जा रही हैं, तो भारत कोई भी ऐसी परियोजना नहीं बनाएगा जिससे कि उन नदियों का बहाव जो है रुक जाए, पाकिस्तान को जल की आपूर्ति रुक जाए। ऐसी कोई भी परियोजना भारत नहीं बनाएगा। इस तरह की बात इस संधि में की गई थी। परंतु इस संधि में कुछ और भी शर्तें हैं, कुछ और भी मानक है, उसको भी ध्यान रखिए आप कि इस संधि में कुछ मानक तय किए गए। वो मानक क्या थे कि जो पश्चिम की तरफ जो 3 नदियां बह रही हैं, जिनका नाम क्या है? झेलम, चेनाब नदी, जिस पे किसको अधिकार दिया गया है? पाकिस्तान को अधिकार दिया है। लेकिन अधिकार देने के बावजूद भी कुछ मानक तय किए गए जो भारत के पक्ष में। वो क्या है कि इसके पानी का, यानी कि इन तीनों की नदियों के पानी का 20% जो हिस्सा है वो भारत जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ साथ 36 लाख, ठीक है, 36 लाख एकड़ फिट पानी स्टोर करने का भी अधिकार भारत को दिया गया है। और साथ ही साथ जो नदियों के पानी से 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई भी भारत कर सकता है। और इतना ही नहीं, भारत को इन नदियों पर जल विद्युत परियोजना बना सकता है। भारत इन नदियों पे जो है, ये जो 3 नदियां हैं, क्या क्या नाम है? झेलम, चेनाब, सिंधु, जिसपे किरू जल विद्युत परियोजना बना, इस पे भारत जो है परियोजनाओं का निर्माण कर सकता है। लेकिन उसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाने होंगे, जिसके तहत पानी को रोका ना जा सके। ध्यान रखिएगा कि इसके साथ ही इस परियोजना की परिकल्पना द रन ऑफ द रिवर यानी कि जल भंडारण के बगैर योजना के रूप में की गई है। ठीक है, भारत को अधिकार था कि भारत जो है 3 पश्चिमी नदियों पर परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर सकता है। लेकिन ये परियोजनाएं जो होंगी रन ऑफ द रिवर होंगी, यानी कि बहते हुए जल पे ऐसी जो परियोजना लगाई जाएगी, वो पानी का बहाव चलता चला जाएगा। टर्मिनेटर से क्या है कि आपका वो विद्युत जो है वो उत्पन्न होता रहेगा। तो पानी को बिना रोके ही इस परियोजना को स्थापित किया गया। और भारत यही बात कह रहा है कि भारत ने इन मानकों को ध्यान में रखते हुए ही किरू जल विद्युत परियोजना को स्थापित किया या बना रहा है। लेकिन लगातार पाकिस्तान आपत्ति दर्ज कर रहा है कि भारत इस परियोजना के द्वारा, इस परियोजना के माध्यम से पाकिस्तान को जो बहाव है, जो पाकिस्तान की तरफ जो इस नदी का बहाव है, उसको रोकने का भारत प्रयास कर रहा है। इस तरह की जो बातें कर रहा है कौन? पाकिस्तान कर रहा है, जिसके कारण ये जो नदी जल विद्युत परियोजना है, किरू नदी जल विद्युत परियोजना, वो क्या है? चर्चा में बनी हुई। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? किश्तवाड़ जिले में है। कौन से? चेनाब नदी। ठीक है, तो किरू जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आतंकवाद रोधी बल, जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, द्वारा विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने जैसी परिस्थितियों से निपटने हेतु कौन सा अभ्यास किया जा रहा है? यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो गार्ड है, वो विमान के द्वारा जो अपहरण कर लिया जाता है और जो लोगों को बंधक बना लिया जाता है, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एक अभ्यास किया जा रहा है। और उस अभ्यास का नाम बताइए फ्रेंड, क्या है? प्रहार अभ्यास है, गांडीव अभ्यास है, आरंभ अभ्यास है या फिर आकाशा अभ्यास है? तो देखिए हमारा जो आंसर है वो है गांडीव। ठीक है, गांडीव अभ्यास किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि 22 अगस्त से एनएसजी कमांडो द्वारा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो के द्वारा गांडीव
नामक वार्षिक अभ्यास की शुरुआत की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे विभिन्न शहरों के उन स्थानों को शामिल किया गया है जो आतंकी वारदातों के लक्ष्य हो सकते हैं। ठीक है, तो किन किन क्षेत्रों को ये जो अभ्यास किया जा रहा है, इस अभ्यास के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया है, और वो क्षेत्र वो है जहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियां या आतंकवादी हमले होने की ज़्यादा चांसेस हैं। और ये क्षेत्र कौन से हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों में किए जा रहे हैं। ठीक है, गांडीव जो है वो है महाभारत में जो अर्जुन ने जो धनुष इस्तेमाल किया था उसी का नाम क्या है? गांडीव है। ठीक है, तो उसके द्वारा उन्होंने अपने दुश्मनों पर प्रहार किया। तो इसी तरीके से जो एनएसजी है वो इन आतंकवादियों को प्रहार करके उसको उनकी जो योजनाओं को असफल कर देगा। आतंक निरोध बल एनएसजी के गठन के बारे में अगर बात किया जाए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के गठन के बारे में बात किया जाए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो एनएसजी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट सचिवालय के द्वारा किया गया था। और ये जो है, ये जो एजेंसी है वो पूरी तरीके से केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर काम करती है। और किस मंत्रालय के अगर देखा जाए तो एनएसजी जो है गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है। किसके नेतृत्व में करती है? तो यह उसका जो नेतृत्व करता है वो भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक करता है, यानी कि जो आईपीएस वगैरह होते हैं, जो इंडियन पुलिस सर्विस के जो महानिदेशक होते हैं वही इसका नेतृत्व करते हैं। और वर्तमान में देखा जाए एनएसजी के जो चेयरमैन है वो कौन है? एमए, ठीक है, गणपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमए गणपति जो है इस समय वर्तमान में एनएसजी के यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चेयरमैन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक वगैरह पूछता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक, ठीक है, 2021 में भारत का स्थान क्या है? देखा जाए तो क्या है? पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां। तो हमारा आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक में भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि बी हमारा विकल्प है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक 2021 में यूरोप, अमेरिका, एशिया प्रशांत के 47 देशों में से वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षक और लाभ के गंतव्यों का आकलन किया गया, जिसमें भारत दूसरा स्थान है। ठीक है, देखिए 47 देशों को रखा गया। इन 47 देशों में जो वैश्विक विनिर्माण के लिए जो आकर्षक और लाभ वाले गंतव्यों का आकलन किया गया, जिसमें भारत ने दूसरा स्थान पाया, और पहला स्थान जो था वो चीन का था। और भारत ने फ्रेंड अमेरिका को पीछे करते हुए, ठीक है, अमेरिका को पीछे करते हुए भारत ने यह स्थान प्राप्त किया, यानी कि पहले स्थान पे देखा जाए तो चीन हो गया, दूसरे स्थान पे देखा जाए तो अमेरिका हो गया, सॉरी अब भारत हो गया, और तीसरे स्थान पे कौन हो गया फ्रेंड? अब अमेरिका हो गया। ये जो ये रैंकिंग निकाली जाती है फ्रेंड, वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए कि जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो ये ध्यान में रखती हैं कि किस देश में कितना मतलब सस्ता मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, तो भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में कम लागत के क्षेत्र में आता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है वो भारत में बहुत कम लागत में हो जाता है। इसीलिए लगातार जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो लगातार क्या है? भारत उनके लिए लगातार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, किसकी तुलना में? ये जो अमेरिका हो गया, ये जो एशिया प्रशांत वाले क्षेत्र हैं, जो एशिया प्रशांत के जो देश हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम लागत में हो जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो आउटसोर्सिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस कारण से भारत में लगातार ये जो बाहरी कंपनियां हैं वो लगातार आ रही हैं, भारत लगातार इनके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है देखा जाए, जो वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग जो जोखिम रिपोर्ट है वो जो लागू किया जाता है, वो जो जारी किया जाता है वो कुशमैन एंड वेल्डफील्ड के द्वारा लागू किया जाता है। ध्यान रखिएगा, रैंकिंग ध्यान रखिएगा कि 47 में से दूसरे स्थान पे भारत है और पहले स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे अमेरिका। भारत ने अमेरिका को पीछे करते हुए ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 16वें पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 16वें पैरालंपिक खेलों की मेजबानी देश पूछ रहा है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? जापान की राजधानी टोक्यो में 16वें पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की जा रही है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 16वें पैरालंपिक खेलों की जो शुरुआत की गई है वो जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है। ठीक है,
और अभी भी पैरालंपिक जो हुआ था जिसका समापन हो चुका है फ्रेंड, देखा जाए भारत में जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में रहे हैं, काफ़ी गर्व की बात भारत के लिए थी। और अभी 16वां जो पैरालंपिक खेल की शुरुआत वो भी टोक्यो में की जा रही है और भारत को पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है और हमारी विशेष भी उन लोगों के साथ है कि वो फिर से हमें मतलब गर्व महसूस कराएंगे, पूरी उम्मीद है इस बात की। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए कि पैरालंपिक खेल जो है 47 वर्षों के बाद फिर से टोक्यो में आयोजित करने के कारण यह शहर 2 बार इन खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला शहर बन गया। यानी कि जो टोक्यो है वो पहला ऐसा शहर है जहां 2 बार पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी की जा रही है या पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले 57 वर्ष पहले किया गया था, कहाँ पे? टोक्यो में किया गया था। ठीक है, इस खेल का उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक हैं, यहाँ पे वाहक होना चाहिए था ना, ध्वजवाहक गोला फेंक एथलीट टेक चंद हैं। ठीक है, टेक चंद। देखा जाए तो इसमें जो पहले जो निर्णय लिया गया था कि इस जो ध्वजवाहक, जो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक का कार्य करेंगे वो कौन करेगा? मरियप्पम। ठीक है, मरियप्पन करेंगे, मरियप्पम थांगुवेलु करेंगे। लेकिन क्या किया गया, जब वो यहाँ से निकल रहे थे टोक्यो के लिए, जब वो यहाँ से टेक ऑफ कर रहे थे फ्लाइट से, तो उनको उसी दौरान कोविड हो गया, जिसके वजह से उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। फिर उसके बाद उनकी जगह पे ये जो गोला फेंक एथलीट है टेक चंद को ध्वजवाहक बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। और 2028 में कहाँ किया जाएगा फ्रेंड? 2028 में लॉस एंजल्स में किया जाएगा, जो कि यूएसए में है, ये भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका में है। ठीक है, और अभी की बात करें टोक्यो ओलंपिक जो 2020 जो हुआ था, जो 2021 में उसका आयोजन किया गया, टोक्यो में किया गया। तो उसमें देखा जाए नीरज चोपड़ा ने पुरुष जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ भारत जो 7 पदकों के साथ कितने स्थान पे फ्रेंड था? 48वें स्थान पे था। पहले स्थान पे कौन था? यूएस था। दूसरे स्थान पे चीन था। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के मिशन का क्या नाम है? क्या देखिए भाई, अफगानिस्तान की स्थिति आप सब लोग जान रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर किस तरीके से तालिबानियों ने अपना अधिकार कर लिया और वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, काफ़ी अराजकता फैला हुआ है, वहाँ पे लोग अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण भारत सरकार ने अपने नागरिकों को और इसी के साथ साथ वहाँ के जो अफगान के जो सहयोगी हैं उन लोगों को बाहर निकालने के लिए एक मिशन चलाया है। उस मिशन का फ्रेंड नाम बताइए क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री। तो देखा जाए इस ऑपरेशन का नाम फ्रेंड है ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, विदेश मंत्रालय के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसके तहत जो अफगानिस्तान पर जो तालिबान के कब्जे के बाद जो वहाँ पे भारतीय जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन भारतीय नागरिकों को, अफगान के सहयोगियों को सुरक्षित भारत में लाया गया है। और इस जिस मिशन के तहत लाया गया उस मिशन का या उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, लगातार काबुल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है फ्रेंड, वहाँ पे लोग अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और माना ऐसा जा रहा है कि इस मिशन के तहत भारत ने लगभग 800 लोगों को अपने देश वापसी किया, यानी कि भारत में बिल्कुल सुरक्षित मतलब लाया है। काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाए काफ़ी जटिल ये एक तरीके से अभियान था, काफ़ी मुश्किल भरा था, लेकिन भारत के बावजूद भी 800 से अधिक लोगों को अपने देश वापस लाने में भारत जो है वो सफल रहा है। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन मदद दिया है फ्रेंड, इसके बारे में अगर बात करें तो ऑपरेशन मदद जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था, 2018 में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? केरला में बाढ़ आ गई थी, आप लोग को पता ही होगा। केरला में बाढ़ आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तबाही मची थी, तो वहाँ पे जो बाढ़ में लोग जो फंस गए थे उनको सुरक्षित वापस निकालने के लिए ऑपरेशन मदद चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ऑपरेशन राहत फ्रेंड, ऑपरेशन राहत की भी बात कर लेते तो ये भारतीय सेनाओं के द्वारा चलाया गया था, 2015 में चलाया गया था। यमन में जो युद्ध छिड़ा था तो यमन से अपने नागरिकों को ससुरक्षित वापस निकालने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मैत्री की बात करें फ्रेंड तो ये भी 2015 में ही चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री ध्यान रखिएगा 2015 में चलाया गया था। जो नेपाल में जो भूकंप आ गया था पूरी तरीके से वहाँ पे तबाह मतलब पूरी तरीके से नेपाल तबाह हो गया था, तो उस भूकंप के दौरान जो बचाव अभियान किया गया था, जो राहत अभियान दिया गया था, उसी अभियान का नाम ऑपरेशन मैत्री रखा गया था। तो आप पूछ सकता है फ्रेंड, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है कि कौन सा अभियान किससे, जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से संबंधित, ऑपरेशन मदद केरल से संबंधित, ऑपरेशन राहत यमन से संबंधित, ऑपरेशन मैत्री नेपाल से संबंधित, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न कि दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है फ्रेंड?
8 मार्च को, 23 अगस्त को, 24 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को। तो देखा जाए हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 23 अगस्त को ये डे मनाया जाता है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के रूप में ये डे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेगा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, मनाया जाता है। और बात करें 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। यहाँ पे 10 दिसंबर दिया है जिसको मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन राइट डे, ठीक है, ह्यूमन राइट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली बनाई गई है आधारित डेटा का उपयोग करके, जो नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का फ्रेंड नाम क्या है बताइए। युक्त धारा पोर्टल, ध्रुव पोर्टल, सहकार मित्र पोर्टल या फिर सामर्थ्य पोर्टल। तो हमारा आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, युक्त धारा पोर्टल बनाया गया है। किसके द्वारा, ये इसरो और साथ ही साथ देखा जाए तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग, दोनों ने मिलकर के युक्त धारा पोर्टल का निर्माण किया गया है। और ये जो पोर्टल है वो ग्रामीण विकास से जुड़े कई कार्यों को, ठीक है, कई कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। जैसे कि इसकी व्याख्या को अगर देखा जाए तो यह पोर्टल जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसको, कौन के मिल करके बना है, इसको मिला है किसने, इसरो और प्लस ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिल करके इसको बनाया है। और लॉन्च किसने किया है, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। यह पोर्टल जो है विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम, मनरेगा, एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बनाई गई संपत्ति के भंडारण के रूप में काम करेगा। देखा ऐसा जाए तो ये जो पोर्टल है फ्रेंड ना, ये रिमोट सेंसिंग के जरिए डेटा जुटाएगा, ठीक है, जो ये रिमोट सेंसिंग जो होता है उसके द्वारा ये डेटा जुटाएगा। और जो ऐसे फील्ड है, मैदान हो गया, उनकी फ़ोटो खींच लेगा, जिससे क्या होगा कि जो ये खेती बाड़ी, जो एग्रीकल्चर वगैरह है उसमें मदद मिल सकेगी। साथ ही साथ ये जो फ़ोटो खींची जाएगी इस रिमोट सेंसिंग के द्वारा, उस फ़ोटो को आधार रख करके अलग अलग जो सरकारी विभाग जो हैं वो अपनी योजनाओं को सही से क्रियान्वयन कर सकेंगे, अपनी योजनाओं को सही से अमल में ला सकेंगे, ठीक है। जब उनके सामने सारा डेटा होगा तो वो किस तरीके से अपनी योजनाओं को किस तरीके से लागू करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे कैसे क्या करना है, वो ये पोर्टल मदद करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि आर्मी 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो ये बताइए किस देश में आर्मी 2021 का आयोजन किया जा रहा है, अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो देखिए हमारा आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, आर्मी 2021 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक मॉस्को के कुविंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम में भारत की तरफ से डीआरडीओ ने भाग लिया। डीआरडीओ ने कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो मॉस्को यानी कि जो रूस की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को में स्थान है जिसका नाम है कुंभिंग, वहाँ पे एक आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम यानी कि आर्मी 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे भारत की तरफ से कौन गया है, डीआरडीओ गया है। भारत ने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्जुन मैन बैटल टैंक MK1A को इस आयोजन में पेश किया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या हो गया हमारा आंसर, जो आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, रूस में किया गया। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने 24 उपग्रहों को लॉन्च किया है, ठीक है। 24 उपग्रहों को लॉन्च करने वाला संगठन कौन सा है फ्रेंड, वनवेव, इसरो, नासा, स्पेसएक्स। तो देखा जाए हमारा आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, वनवेव, ठीक है। वनवेव जो है एक संगठन है और इसमें देखा जाए कई मतलब एजेंसियों का इसमें अपना एक इन्वेस्टमेंट है वनवेव में, और इसी ने 24 उपग्रहों को लॉन्च किया। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भारतीय समूह द्वारा समर्थित, भारतीय समूह कौन फ्रेंड, एयरटेल, ठीक है, एयरटेल द्वारा समर्थित निम्न कक्षा उपग्रह संचार कंपनी वनवेव ने 23 अगस्त को दक्षिण कजाकिस्तान के बेकानूर क्रोमोड्रोन में एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। फ्रेंड देखिए ये जो कंपनी है ना, क्या नाम है जिसका, वनवेव, ठीक है। वनवेव जो कंपनी है वो ये चाहती है कि ये जो आपको जो कम्युनिकेशन है जो सैटेलाइट्स के थ्रू दिया जाए, जैसे कि आपको जो इंटरनेट वगैरह की जो सुविधाएं मिलती हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से दिया जाए। अभी जैसे ब्रॉडबैंड के माध्यम से दिया जा रहा है,
इसलिए तो इसके द्वारा, इस कंपनियों के द्वारा कई जो है ना सैटेलाइट जो है लॉन्च करने की योजना बनाई गई, जिसके तहत इसने अभी रिसेंटली 34 जो है उपग्रहों को लॉन्च किया है। और इसी के साथ देखा जाए तो यह कंपनी जो है अब तक कुल 288 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर चुकी है। इसके बारे में फ्रेंड अगर बात करें तो ये जो भारतीय, यानी कि हमने बात किया कि भारतीय समूह यानी कि एयरटेल इसको समर्थित कर रहा है, भारत में एयरटेल के द्वारा इसको सहयोग किया जा रहा है। तो ये कंपनी जो है, इस कंपनी के द्वारा क्या हो जाएगा कि इसके तहत जो है सैटेलाइटों की संख्या जो कि पृथ्वी का चक्कर लगा रही है उसको बढ़ा करके कितना किया गया है फ्रेंड, 288 किया गया है। OneWeb की बात करें फ्रेंड, जो OneWeb है ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है, ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है जो यह चाहती है कि जो इंटरनेट सर्विस है वो सैटेलाइट के माध्यम से दिया जाए, जो कि अभी आपको जो ब्रॉडबैंड से दिया जाता है वो सैटेलाइट के माध्यम से दिया जाए। तो जब सैटेलाइट के माध्यम से आपको अगर सर्विसेज दी जाएगी, इंटरनेट की सर्विसेज दी जाएगी, तो उसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैटेलाइटों को लॉन्च करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी लगातार कई सैटेलाइटों को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसमें इसने देखा जाए तो 288 सैटेलाइटों को लॉन्च किया है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए बात करिए कि निम्न कक्षा यानी कि लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एक तरीके से माना जाता है जो पृथ्वी से एल्टीट्यूड यानी कि लगभग 500 से लेकर के 1500 के एल्टीट्यूड के ऊपर जो सैटेलाइट जो है लॉन्च किया जाएगा आसपास। और मीडियम फ्रेंड कितना होता है, लगभग 500 से लेकर के 1500 से लेकर के कितना माना जाता है फ्रेंड, 12,000 लगभग माना जाता है मीडियम, ठीक है। और जो लो अर्थवेट माना जाता है वो कितना, लगभग 500 से लेकर के 1500 के बीच में माना जाता है, एल्टीट्यूड माना जाता है। तो इतने यानी कि नियो कक्षा में जो आपका निम्न कक्षा में इन सैटेलाइटों को स्थापित करेगा कौन, OneWeb। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लेटेंसी है, लेटेंसी फ्रेंड क्या होता है कि ये जो डेटा होता है, जैसे कि आप कोई डेटा निकल रहा है, डेटा जो है वो सैटेलाइट के पास पहले जाएगा, फिर जो वापस आने में जो समय लगता है उसी को लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपने डेटा सेंड किया जाता है पृथ्वी से और फिर सैटेलाइट से फिर उसे जो रिसीव करने के बीच का जो टाइम होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि सैटेलाइट जो है जितना नज़दीक होगी, जितना आपके पृथ्वी के पास होगी, उतना ही क्या होगा, आपकी संचार व्यवस्था जो है बेहतर होगी। और यही कारण है कि इन सैटेलाइटों को निम्न कक्षा में स्थापित किया जा रहा है। जितना पास होगा उतनी ही जो है आपकी जो लेटेंसी है वो बेहतर होगी, उतना ही क्या होगा कि आपका जो संचार व्यवस्था बेहतर होगा, आपको सिग्नल अच्छा मिल सकेगा, नेटवर्क अच्छा मिल सकेगा, आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी। तो यही कारण है कि लगातार ये जो कंपनी है वो ये चाहती है कि जो आपको नेटवर्क है, जो आपकी ग्लोबल जो आपको जो इंटरनेट की जो सर्विसेज है वो सैटेलाइट के थ्रू जो है प्रोवाइड किया जाए। और फ्रेंड इस सुविधा को बनाए, मतलब ये जो आपको बेहतर इंटरनेट मिले, बेहतर स्पीड मिले, इन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट का लॉन्च होना आवश्यक, मतलब ज़रूरी है। और इसी कारण ये जो कंपनी है वो लगातार सैटेलाइटों को लॉन्च कर रही है, जिसमें अभी तक इसने 288 उपग्रहों को लॉन्च किया, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा करंट, और हमने लगभग पूरे करंट को लगभग देखा। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।